तो चलिए, नमस्कार। आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर जो सेकंड बुक 12th क्लास का है उसका हम लोग आज का अंतिम वीडियो सेशन में चलेंगे। तो हम लोग पढ़ लिए थे ग्रामीण नगरीय संगठन। अब हम लोग अध्ययन करेंगे अगला संगठन है भाषाई संगठन ना। भाषा के आधार पर भी हमारे देश में अलग अलग संगठन पाया जाता है। देखेंगे कि क्या उसमें विविधताएं हैं। तो देखते हैं हम लोग कि भारत एक जो है भाषाई विविधता वाला भूमि है। कहने का अर्थ है कि भारत में बहुत सारे भाषाएं बोली जाती है, बहुत सारे बोलियां हैं ना, जिसके अंतर्गत एक ग्रियर्सन है। उनके अनुसार हमारे देश में 179 भाषाएं हैं और 544 बोलियां बोली जाती है। इसको आप लोग याद रखिएगा। इन 179 भाषाओं में से भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। यानी कि 22 भाषा में संविधान के अंतर्गत मान्यता दी गई है कि 22 भाषाओं को बोला जाएगा और बोला जाता है। इसके अंतर्गत सबसे ज्यादा हिंदी भाषा के लोग हैं, ज्यादातर हिंदी बोलते हैं। ठीक है, कितना परसेंट? 73%। उसके और आगे देखेंगे कि लघुत्तम सबसे कम भाषा बोलने वालों की संख्या है, जो भाषा है वो संस्कृत है, बोडो है, मणिपुरी है। ठीक है, इसके बाद देश में भाषाई प्रदेशों की सीमाएं सुनिश्चित नहीं है कि ऐसा पता नहीं चलता है कि कौन सी भाषा कहाँ तक सीमित है ना, सीमाएं पता नहीं चलती है। जैसे बिहार में कुछ भोजपुरी भी बोला जाता है, झारखंड में भी बिहार लोग आते हैं तो भोजपुरी बोलते हैं। झारखंड से सटे एरिया बिहार में खोरठा, नागपुरी, मुंडारी, ये सब भाषा बोला जाता है। तो इसकी सीमाएं स्पष्ट नहीं होती है। ठीक है, भाषा वर्गीकरण के अंतर्गत देखते हैं तो इसमें आता है सबसे पहला ऑस्ट्रिक, जो 1.38% बोला जाता है। दूसरा आता है द्रविड़, भारत में 20% लोग बोलते हैं। चीनी तिब्बती 0.85% लोग बोलते हैं। और भारतीय यूरोपीय यानी आर्य लोग 73% ये भाषा बोलते हैं। तो इसमें हम लोग इतना ही ध्यान देंगे ना। आगे संगठन जो है उसको हम लोग देखेंगे। चलिए, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग अगला धार्मिक समूह चलते हैं। मतलब अगला संगठन में धार्मिक संगठन हम लोग देखेंगे। तो धर्म सर्वाधिक भारतीयों के सांस्कृतिक, राजनीतिक जीवन को प्रभावित करने वाले बलों में से एक है, क्योंकि धर्म लोगों के परिवार और सामुदायिक जीवन के लगभग सभी पक्षों को प्रभावित करता है। धर्म जो है, जितने भी हम लोग धर्म देख रहे हैं यहाँ पर, कहीं ना कहीं इन धर्म को मानने वाले लोग के जीवन में उसके आइडियोलॉजी, उसके आदर्श होते हैं, जो इन्हीं के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले ये आंकड़ा देख लेते हैं। इसमें देख रहे हैं कि भारत में धार्मिक समुदाय 2011 के अनुसार हिंदू जो धर्म है भारत में 79.8% है। उसके बाद मुस्लिम जो है वो 14.2% है। ईसाई आता है, वो है 2.3% है। सिख है 1.7%, बौद्ध 0.7%, जैन 0.4%, अन्य 0.7%, और धर्म ज्ञात के अन्य धर्म ज्ञात नहीं है 0.2% है।
फिर यहाँ देखते हैं कि भारत में सर्वाधिक जो है वो हिंदू धर्म मानने वाले लोग हैं। उसके बाद है जम्मू कश्मीर में मुस्लिम आबादी, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में सबसे ज्यादा अधिक है मुस्लिम आबादी, जो भारत में दूसरी अल्पसंख्यक, पहली अल्पसंख्यक ज्यादा मात्रा में है। मुस्लिम कितना है? 14.2%। अगला आता है ईसाई समुदाय के लोग, गोवा, केरल, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम के ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर रहते हैं। कितने इसके प्रतिशत है? 2.3% है। सिख समुदाय पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ये कितने हैं? 1.7% है। इसके बाद भारत में छोटे समुदाय जो है, धार्मिक समूह, बौद्ध, जैन और बौद्ध धर्म है। ये आप लोग याद रखिएगा। जैन समुदाय खास करके भारत में कहाँ रहते हैं? तो राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में, राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में, गुजरात, महाराष्ट्र सबसे ज्यादा अत्यधिक रहते हैं। उसके बाद बौद्ध समुदाय महाराष्ट्र, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो ओवरऑल क्या देख रहे हैं आप लोग? ध्यान क्या दीजिएगा? ध्यान यह देना है कि धार्मिक जो समुदाय है, संगठन है, उसका प्रतिशत देख लेना है, और सबसे ज्यादा जो कौन कौन से धर्म है, कहाँ कहाँ मानने वाले, इसका कहाँ ज्यादातर पाया जाता है, ज्यादा लोग हैं, इस बात को ज्यादातर ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अगला संगठन, श्रमजीवी जनसंख्या का संगठन। भारत में श्रमजीवी जनसंख्या का संगठन के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि आर्थिक स्तर पर भारत की जनसंख्या को 3 वर्गों में बांटा जाता है। किसके आधार स्तर पर? आर्थिक। ये ध्यान दीजिएगा। पहला है मुख्य श्रमिक, दूसरा है सीमांत श्रमिक और तीसरा है अश्रमिक। अब ये तीनों को हम लोग देखेंगे कि इनकी विशेषताएं क्या है। तो पहला हम लोग चलते हैं मुख्य श्रमिक। मुख्य श्रमिक कहते किसे हैं? इसमें देखेंगे कि यह वह व्यक्ति है जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन काम करता है, लगभग 6 महीने। मतलब 6 महीना उसको काम करना ही है, ये परमानेंट है, तब उसको शामिल करेंगे मुख्य श्रमिक में। याद रखिएगा कितना दिन? 183 दिन फुल, पूरी तरह से 183 दिन मिलना चाहिए, लगभग 6 महीना काम उसको मिलना चाहिए, तो वो मुख्य श्रमिक के अंतर्गत आएगा। ठीक है। उसके बाद आता है सीमांत श्रमिक। इसके अंतर्गत वह व्यक्ति है जो एक वर्ष में 183 दिनों से कम काम करता है, यानी कि पूरा पूरी 6 महीना भी उसको काम नहीं मिल पाता है, इसलिए उसको सीमांत श्रमिक में शामिल किया जाता है। दोनों में डिफरेंस ये है कि मुख्य श्रमिक में 183 दिन फुल काम मिलता है और सीमांत में आपको 183 दिन से कम काम मिलता है, यानी 6 महीना से कम काम मिलता है। तो वैसे श्रमिक को सीमांत श्रमिक कहते हैं। तीसरा आता है अश्रमिक। अश्रमिक जो आश्रित जनसंख्या है, आश्रित मतलब डिपेंडेंट जनसंख्या, जो निर्भर होता है कार्यशील जनसंख्या पर। किस पर निर्भर होता है? मुख्य श्रमिक और सीमांत पर, सीमांत श्रमिक जनसंख्या पर वो निर्भर होता है, आश्रित होता है। तो उसमें कौन से जनसंख्या शामिल होते हैं? बच्चे शामिल होते हैं और बूढ़े लोग, वृद्ध लोग शामिल होते हैं, जिसकी संख्या भारत में 60%, यानी 100 लोग में 60 लोग ऐसे हैं जो बच्चे हैं और बूढ़े हैं। तो उसके अंतर्गत वैसे श्रमिक को बोलेंगे आश्रित, जो इन दोनों श्रमिकों की आय के आधार पर जीते हैं, रहते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ काम नहीं करते हैं, लेकिन उन लोगों के कामों को उतना, घर के काम छोटा मोटा करते हैं, तो उनको मुख्य या सीमांत में नहीं रखा जाता। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा कि आर्थिक स्तर की दृष्टि से भारत की जनसंख्या को 3 वर्गों में बांटा जाता है, मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक और अश्रमिक, जिसको हम लोग तीनों को बार अलग अलग हम लोग डिटेल से पढ़े। आगे आता है श्रम की सहभागिता दर। एक क्वेश्चन ही बन जाता है कि क्या है, तो सहभागिता दर क्या है? तो सहभागिता दर जिसमें मुख्य और सीमांत श्रमिक, यानी कि ये दोनों, पहला और ये दूसरा, ये दोनों श्रमिक जो मिल करके जो काम करेंगे, उसकी प्रतिशत क्या है, तो उसी को प्रतिशत को सहभागिता दर कहते हैं। जैसे इसमें कौन से जनसंख्या को शामिल किया जाएगा? तो कार्यशील जनसंख्या, जैसे लोग काम कर रहे हैं घर में और जो काम के तलाश में भी है, वैसे जनसंख्या को भी
सहभागिता दर में शामिल किया जाता है। सहभागिता मतलब दोनों को मिला करके जो काम किया जाता है पूरे देश में, तो वैसे होता है, वैसे वाले जनसंख्या को बोलते हैं सहभागिता। जैसे मान लीजिए कोई काम नहीं करता, रोजगार के तलाश में है, तलाश में तो है, ऐसा नहीं कि बैठा हुआ है, वो बिल्कुल बैठा हुआ है, काम नहीं करता है तो वो नहीं शामिल होगा, लेकिन काम तलाश कर रहा है, छोटा मोटा काम कर रहा है, तो वो भी आपका सहभागिता दर में शामिल हो जाएगा। तो ये बातों को हम लोग इतना ध्यान रखेंगे। एक और अभियान चलाया जा रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसके अंतर्गत क्या है कि सामाजिक अभियान ये चलाया जा रहा है, जिसके तहत जेंडर को 3 भाग में बांटा जाता है, मेल, फीमेल और एक ट्रांसजेंडर होता है, जिसको हम लोग ना मेल होता है ना फीमेल होता है। तो उसके साथ जो भेदभाव होता है, उसको हम लोग भेदभाव को दूर करने के लिए यूएनडीपी ने भी एक प्रोग्राम चलाया है उसके तहत। तो उसके लिए एक संवेदनशील प्रोग्राम चलाया गया है, खास करके महिलाओं के लिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसके नारी सशक्तिकरण, इसी के तहत नारियों को शिक्षा देना, नारियों को पुरुषों के साथ बढ़ चढ़ करके ट्रेनिंग करके उसको सारे चीजों में आगे बढ़ाना। ये संवेदनशील, बहुत सारे संवेदनशीलता उसके प्रति रखी जा रही है, जो एक सामाजिक अभियान है जो बेटियों के प्रति ये किया जा रहा है। अगला चलते हैं हम लोग अगला संगठन में, व्यवसायिक संगठन। ठीक है, धन्यवाद। तो चलिए अब हम लोग लास्ट वीडियो सेशन है इस चैप्टर का, जो हम लोग का अंतिम वीडियो, इसी के साथ यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो लास्ट है भारत की जनसंख्या के व्यवसायिक संगठन। जो लोग भारत में व्यवसाय करते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में और नगरीय क्षेत्र में खास करके महिला और पुरुष प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ सेक्टर में काम करने की सब भागीदारी क्या है, तो उसको हम लोग समझते हैं। तो कार्यशील जनसंख्या यानी मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक, ये आ गए, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ सेक्टर में भाग लेते हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं कि 54.6% जो श्रमिक हैं वो प्राथमिक सेक्टर में काम करते हैं, जिसके अंतर्गत कृषक और कृषि मजदूर शामिल होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि 3.8% जो श्रमिक है वो द्वितीयक सेक्टर में काम करते हैं, जो घरेलू उद्योग शामिल है इस क्षेत्र में। ठीक है, इसके बाद यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि 41.6% श्रमिक तृतीय सेक्टर में काम करते हैं। इसके अंतर्गत गैर घरेलू उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण और मरम्मत का काम करते हैं। तो इस तरह से हम लोग 3 चीजें देख रहे हैं अभी, 54.6% प्राथमिक सेक्टर में, 3.8% द्वितीय सेक्टर में और 41.6% तृतीय सेक्टर में लोग काम करते हैं। इनमें देख रहे हैं कि महिला जो श्रमिक है वो प्राथमिक सेक्टर में ज्यादा काम करती है अभी भी, लेकिन इसकी प्रतिशत अभी भी कम है पुरुषों के मुकाबले, लेकिन ज्यादातर महिलाएं काम करती है कहाँ पे, प्राथमिक सेक्टर में। पुरुष श्रमिक जो है वो तीनों सेक्टरों में ज्यादा है, चाहे प्राथमिक हो, द्वितीय हो या तृतीय हो, सबसे अधिक काम करते हैं पुरुष वर्ग। 2011 जनगणना के अनुसार भारत की श्रमजीवी जनसंख्या जो है वो 4 प्रमुख संवर्ग है इसके। पहला है कृषक, दूसरा है कृषि मजदूर, तीसरा है घरेलू औद्योगिक श्रमिक और चौथा है अन्य श्रमिक। तो इस तरह से हम लोग देखें। इसी के साथ ये लास्ट वीडियो फर्स्ट चैप्टर का है, इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हुआ। अगले चैप्टर में फिर आप लोगों को स्वागत है। आशा करते हैं कि ये चैप्टर आप लोगों को पसंद आएगा। मेरे YouTube चैनल भूगोल के रंग सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करा सकूं। जो भी समस्याएं आप लोगों को लगती है तो कमेंट जरूर करें, ताकि हम उस पर भी ध्यान दें। तो चलिए आप लोगों का अगले वीडियो सेशन अगले नए क्लास के साथ स्वागत करेंगे। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्ति करते हैं। आप लोगों को फिर से एक बार नमस्कार, धन्यवाद।